Hello friends, I am Shantanu and today we are going to cover Equal Remuneration Act 1976. सबसे पहले हम इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो देखेंगे। नेम जो इसका है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये आपको याद रखना है। ईयर एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। देर आर टोटल 18 सेक्शन, तो बहुत ही छोटा एक्ट है। 18 सेक्शन आर देयर ओनली and it extends to whole of India, so it includes the state of Jammu and Kashmir as well. Now you have to remember that this act is on the basis of article number 39D of the constitution, which says that principle of equal pay for equal work. अगर दो व्यक्ति एक जैसा काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है, यानी जो भी उसको काम पे रख रहा है, कि वो उसको इक्वल पे करे, यानी इक्वल ट्रीटमेंट दे दोनों को। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड दिस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट द पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन, इक्वल पेमेंट टू मेन एंड विमेन वर्कर्स, यानी मेन और वुमेन में आपको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यू नीड नॉट टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन वाइल मेकिंग द पेमेंट टू वर्कर्स हु आर मेन एंड विमेन फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। ये कब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है? व्हेन बोथ आर डूइंग द सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर का काम कर रहे हैं, तो इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है एम्प्लॉयर को। एंड टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट द विमेन। इसका मतलब यहां पर स्पेसिफिकली विमेन के साथ आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है वाइल मेकिंग द रिक्रूटमेंट। जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो ये विमेन है इसलिए इसको अपॉइंट नहीं करेंगे, इस तरह का आपको एटीट्यूड नहीं रखना है सेम वर्क और सिमिलर नेचर के लिए। साथ ही एनी कंडीशन ऑफ सर्विस में भी आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, यानी कंडीशन ऑफ सर्विस में मेन को आपने ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं और विमेन को कम दिए हैं, इस तरह से आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है अगेंस्ट द वुमेन। तो यहाँ पर दो पार्ट आप देख सकते हैं। पहला इक्वल रिम्यूनरेशन टू मेन एंड वुमेन, दोनों को कवर किया है, और दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन, स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन एम्प्लॉइज वाइल रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। अब अपन बात करेंगे डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में आ सकती है। सबसे पहली डेफिनेशन है employer. So section 2C talks about employer. Employer is simply defined like the employer means the employer which is defined under the Payment of Gratuity Act 1972. सेक्शन 2F ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसका मतलब एम्प्लॉयर का मतलब वो है जो ग्रेच्युटी एक्ट में डिफाइन किया है। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड दैट इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में एम्प्लॉयर मींस विच इज डिफाइंड अंडर सो एंड सो एक्ट। तो आपको चूज करना है ग्रेच्युटी एक्ट में जो एम्प्लॉयर का मतलब है, द सेम मीनिंग इज द मीनिंग ऑफ द एम्प्लॉयर इन दिस इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। सेक्शन 2D में मेन और वुमेन को इन्होंने डिफाइन किया है। मेन और वुमेन का मतलब है मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग्स रेस्पेक्टिवली ऑफ एनी एज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट कवर्स द वुमेन अबो सो एंड सो एज, अबो 14 ईयर्स ऑफ एज, अबो 18 ईयर्स और अबो 21। तो यहां पर आपको याद रखना है एनी एज, यानी सभी किसी भी एज की वो फीमेल हो वो इस एक्ट में कवर होगी, या मेन हो वो इस एक्ट में कवर होगा। एज डजंट मैटर। देन कम्स टू सेक्शन 2J, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। ये 2J में क्लैरिफाई किया है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज अंडर दिस एक्ट एंड नॉट डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, यानी इस एक्ट में जो वर्ड्स यूज हुए हैं बट दे वर नॉट डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, फॉर दैट for meaning of those words you have to refer the Industrial Dispute Act 1947. So question can be asked on this also कि words which are used in equal remuneration and not defined, which act should be referred? So you have to choose Industrial Dispute Act 1947 for words and expression not defined under the Equal Remuneration Act. Now we will see the definition of remuneration. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रिम्यूनरेशन इक्वल रिम्यूनरेशन की बात करता है तो रिम्यूनरेशन मींस बेसिक वेजेस और सैलरी, बेसिक जो भी आप पे करते हैं,
एनी एडिशनल इमोल्यूमेंट्स, और साथ ही साथ कुछ अगर आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वर्कर को, एडिशनल इमोल्यूमेंट, दैट ऑल्सो बीन कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिमोनरेशन। आइदर यू आर पेइंग इन कैश और काइंड, इट डजेंट मैटर, यानी आप कैश दे रहे हैं या अदर देन कैश कुछ गिफ्ट दे रहे हैं उसको किसी थिंग का, सो दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज द रिमोनरेशन। इन रिस्पेक्ट ऑफ, हाउएवर, इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको कुछ भी मिल रहा है एडिशनल इमोल्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, then it will be treated as a remuneration, and it should be as per the terms of contract of employment whether expressed or implied। express का मतलब है आपने specifically वो बता दिया है, और implied का मतलब है you have to assume that this you have to do in this job। now we will talk about the same work or work of similar nature। बहुत important definition है, section 2H है, जिसमें ये बताया गया है, इट मीन्स वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्किल, एफर्ट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दीज कीवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज स्किल, एफर्ट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन की सेम वर्क और सिमिलर नेचर का मतलब क्या है। there should be same skill, efforts and responsibility, or skill or efforts or skill or responsibility, and the third option, skill, efforts and responsibility are same, so you have to choose skill, efforts and responsibility are same when performed by men and women under similar working condition। जब आप similar working condition में कोई काम करते हैं जिसमें कि सेम स्किल, एफर्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, तो ऐसे काम को हम सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर मानेंगे। इट अगेन सेज दैट इफ देर इज एनी डिफरेंस इन स्किल, एफर्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए कि दो वर्क है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है भी स्किल, एफर्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेन और वुमेन के, but that difference is not of practical importance in relation to the terms and condition of employment। तो जो difference है वो इतना कोई खास difference नहीं है, major difference नहीं है, then it will be treated of same work or work of similar nature। Now let's move to overriding effect, that is section 3 says that this act, the provisions of this act are supreme। Supreme means this act will overriding effect over all other acts, agreement or contract of service। For example, one employer let's say appoint two persons, 1 and 2, okay, and he enter into agreement for both these person with both these persons, and says that both work are same, although both work are same, he is paying men let's say 10,000 rupees, and for women he is just paying 3,000। now these agreement will be null and void, and this act will be applicable on this, and as per this act, if the work is of similar nature or the work is same, then he will have to treat these equal and pay equal remuneration। these agreement will not affect this act। now duty of employer to pay equal remuneration, section 4 says that it is the duty of employer, the duty is casted on the employer to make sure that he will make the equal payment for equal work or same work। now no employer shall pay remuneration whether is in cash or kind at a rate less favorable to worker of opposite sex। when they say opposite sex, it means they are talking about both men and women, so he cannot give preferential or better treatment to either of men or women, he will have to treat them equally for performing the same work or work of similar nature, and the employer shall not reduce the rate। suppose at the time of appointment he has said that okay 10,000 you will get, and another person also he says that 10,000, but he cannot reduce the rate of remuneration also later on। so it is not just about the appointment, at the time of appointment he should treat it equally, even after recruiting the person throughout the employment he has to treat them equally and cannot reduce the payment। now section 5 talks about no discrimination while recruiting men and women, employer
shall not make any discrimination against women. Now, this section 5 specifically talks about women in recruiting and condition of service. So, in recruiting, so it is not talking about the remuneration. Section 5 says that you cannot discriminate against the women in recruiting, while recruiting or in any condition of service subsequent to recruitment, for example, promotion, transfer, or training. You cannot give special treatment to men as compared to women. Specifically, it talks about discrimination against the women, except where employment of women in such work is prohibited or restricted by under any law. For example, there are two post, and he has to recruit it for that post, and this post is in mine में काम करना है, coal mine. It is very very deep below the ground where women employees are banned. So in such cases, he can make the discrimination. He will not appoint the women and he will appoint the men, because women's are prohibited and restricted here. So it will not, you cannot say there is a discrimination when a law specifically prohibits the appointment of women employees. However, above mentioned section shall not affect priority or reservation. Again, you have to see the exceptional points here: priority or reservation for scheduled caste, scheduled tribe, ex-servicemen, that is the armed forces में जिसने काम किया है, those people, and retrenched employee. Retrench का मतलब है the person was working here earlier and he is again coming back for employment, and there is a lady also who is applying, but he can make the discrimination here and give the special treatment to retrenched employee. Earlier he was retrenched and he is coming back, so this is fine. It will not be treated as discrimination. Any other class or categories of person as may be prescribed by the central government. So you have to remember that if he is giving special treatment to people of scheduled caste and scheduled tribe or ex-servicemen or retrenched employees, then there will not be any discrimination.